नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मंक्स माइंड में। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर सिटीजनशिप, क्योंकि हमने अपनी पॉलिटी की सीरीज़ आगे बढ़ा रहे हैं और हमने उसमें ऑलरेडी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखा है, दैन प्रेम्बल देखा है। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिटीजनशिप। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी का सिलेबस इंक्लूड है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारा ये आज का लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप क्या होती है। देखो, सिटीजनशिप को हम अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ये मेंबरशिप होती है। क्या होती है? मेंबरशिप होती है किसी कंट्री की जिसमें इंडिविजुअल एंजॉय करता है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स। जिसमें इंडिविजुअल क्या एंजॉय करता है? इकोनॉमिकल राइट्स। अब देखो, मेंबरशिप तो कुछ भी हो सकती है ना, एलियंस भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं किसी देश के लिए, बट ये वो होते हैं मेंबर्स जिनके पास सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हर प्रकार का राइट होता है, तभी हम क्या कहते हैं, वो क्या है? सिटीज़न है। अब देखो, जो सिटीजनशिप है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है। और आर्टिकल की बात करें तो 5 to 11 हमारे आर्टिकल जो है वो किसके लिए रखे गए हैं? सिटीजनशिप के रखे गए हैं। सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो हमने किस देश का मॉडल अपनाया है? तो हमने कनाडा का मॉडल अपनाया है। ठीक है। अब देखो, जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है। आपको अमेरिका की सिटीजनशिप अलग लेनी है और आप जिस स्टेट में रुकोगे उस स्टेट की नागरिकता आपको अलग से लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ नागरिकता डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या था? स्टार्टिंग में क्राइटेरिया था 26 जनवरी 1950। अभी हम देखेंगे आगे जाके कि कैसे क्राइटेरिया डिफाइन होता है। अब देखो, किसी भी देश के लिए, अब कई बार क्या होता है, पॉलिटी में देश को स्टेट लिखा हुआ होता है ना, तो किसी भी देश के लिए दो टाइप के बंदे होते हैं, एक होते सिटीजन और एक होते एलियन। अब देखो, जब सिटीजन होते हैं तो हमने देखा कि सिटीजन वो मेंबर होते हैं जिनके पास सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट होते हैं। ठीक है। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये वो फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ किसको अवेलेबल होते हैं? जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। एलियंस की बात करें तो एलियंस मतलब क्या होता है? बाहर का बंदा। तो बाहर के भी दो टाइप के बंदे होते हैं, एक जो होते हैं जो हमारे फ्रेंडली होते हैं और एक हमारे एनिमी होते हैं। फ्रेंडली मतलब वो होते हैं वो देश, उन देशों के नागरिक हमारे देश में आ रहे हैं जिनके साथ भारत के या हमारे अच्छे संबंध है, गुड रिलेशन है। तो फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली एनिमी के साथ हमारे क्या होते हैं? गुड रिलेशन होते हैं। जबकि एनिमी के अंदर क्या होता है? जिसके साथ हम वॉर या फिर हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं नहीं, मतलब बैड रिलेशन है हमारे। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमी एलियंस। अब देखो, जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं उनके पास होता है आर्टिकल 22, है ना। हालांकि इसके अलावा जो ये हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके अलावा अदर फंडामेंटल राइट भी होते हैं, बट आर्टिकल 22 भी उनके पास होता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना। तो मतलब अगर हम इनको अरेस्ट करते हैं फ्रेंडली वालों को, तो हमें इनको बताना पड़ता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, इनके लॉयर से इनको मिलाना पड़ता है ना। जबकि एनिमी एलियंस के साथ हम ये नहीं करते, हम उनको सीधा उठाएंगे, जेल में डालेंगे और जो भी उनके साथ ट्रीटमेंट होता है वो करेंगे बिना उनको बताए कि उनके साथ हुआ क्या है ना। तो उनके पास क्या नहीं होता, वो एनिमी वालों के साथ 22 नहीं होता है ना। उनको हम गोली भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। तो अब देखो, ड्यूटीज़ की बात करें। अब देखो, ड्यूटीज़ से यहाँ मतलब है कि जो हमारे यहाँ सिटीजन्स होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, चाहे आप सिटीजनशिप नेचुरलाइज्ड हो। अब नेचुरलाइज्ड मतलब ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके द्वारा सिटीजनशिप मिलती है, या आप बाय बर्थ हो। दोनों ही पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पब्लिक ऑफिस से मतलब है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन टाइप के ऑफिस, है ना। तो पब्लिक ऑफिस दोनों होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप नेचुरलाइज सिटीजन हो या आप सिटीजन बाय बर्थ हो, है ना। इसको हम आगे देखेंगे नेचुरलाइज क्या होता है। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे हमने देखा था, ये हो गया आर्टिकल 15, है ना। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन बेस ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो मतलब जो हमारे सिटीजन होते हैं उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है अंडर आर्टिकल 15। ये एक्सक्लूसिव राइट एलियंस के पास नहीं होता, चाहे वो फ्रेंडली हो एनिमी हो। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब 16, आर्टिकल क्या हो गया? 16, 16। तो जो हमारी सरकारी जॉब होती है उसमें हम सबको, मतलब उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अगर उस जॉब के लायक हो, आपके पास क्वालिफिकेशंस है, तो आप अप्लाई करो और पास होकर अपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को संभालो। तो आर्टिकल 16 भी उनके पास होता है। फिर आर्टिकल 19,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो मर्जी आप बोल सकते हो, अपने भाव दूसरों को बता सकते, ठीक है। अब देखो ये एलियंस के पास नहीं होते। आर्टिकल 15, 16, 19 ये हो गए 39 एंड 29 एंड 30 आर्टिकल। कल्चर और एजुकेशन राइट, मतलब अगर कोई माइनॉरिटी है वो अपना कल्चर मेंटेन कर सकते हैं, अपने कल्चरल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जैसे मदरसे वगैरह खुलते हैं, और जो हमारी ट्राइबल्स होते हैं वो भी अपने स्कूल्स कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं, तो ये भी इनके पास अधिकार होते हैं ना। तो 15, 16, 19, 29, 30। उसके अलावा जो हमारे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के या स्टेट असेंबली के, उनमें वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ किसका होता है? सिटीजन का होता है। इलेक्शन लड़ने का, कंटेस्ट करने का अधिकार भी सिर्फ किसका होता है? सिटीजन्स का होता है ना। तो ये वो आर्टिकल्स है जो सिर्फ किसको होते हैं? और जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो हमारे फ्रेंडली एलियंस होते हैं उनको हम आर्टिकल 22 भी देते हैं, जो हमने ऊपर देखा था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अब देखो कुछ, जब हम पब्लिक ऑफिस की बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट का पब्लिक ऑफिस है इंडिया के अंदर, चाहे मैंने पहले भी बताया, चाहे वो बर्थ से नागरिक हो या वो नेचुरलाइजेशन मतलब उसकी नागरिकता एक्वायर्ड की गई हो, मतलब बाय रजिस्ट्रेशन एंड अदरवाइज, तब भी वो क्या कर सकता है? वो प्रेसिडेंट के पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में चलता है लॉ ऑफ लैंड, मतलब उनके वहाँ जो चलता है कि अगर आप उनकी ज़मीन पे पैदा हुए हो, मतलब बाय बर्थ अगर आप नागरिक हो, बाय बर्थ हो, तभी आप क्या कहलाओगे? तभी आप वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए फाइट कर सकते हो, कंटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। तो इंडिया में आप नागरिक हो, चाहे आप बाय बर्थ हो या आपने एक्वायर्ड की हो, तब भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब बात करते हैं हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखे गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है नागरिकता देने की उन लोगों को, ठीक है, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हो रहा था, मतलब 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। तो किनको नागरिकता दे रहा है? एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को क्राइटेरिया बता रहा है। अब देखो आर्टिकल 5 के अंदर उसने क्या बोला था, ठीक। अब देखो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो ये है, ये उस टाइम पे लिखे गए थे आर्टिकल, या उस टाइम पे बताए गए थे जिस टाइम पे संविधान कमेंस्ड हो रहा था, ठीक है। तो आर्टिकल 5 के अंदर बताई गई थी डोमिसाइल्स इन इंडिया, ठीक है। तो उसने बोला था जो पर्सन है जिसको नागरिकता चाहिए, ठीक है, उसका घर या उनका रहवास बदले तो डोमिसाइल इंडिया के अंदर होना चाहिए, और इसके अलावा वो 3 कंडीशंस फॉलो करता हो, 3 क्राइटेरिया फॉलो करता हो। इंडिया में बॉर्न हो, अगर वो खुद इंडिया में बॉर्न नहीं है तो उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हो, है ना। उसके अलावा 26 जनवरी 1950 से पहले, क्योंकि देखो हम कब की बात करें? एट कमेंसमेंट, तो एट कमेंसमेंट में आर्टिकल 5, 6, 7, 8 चारों आएंगे ना। तो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले वो भारत में रहता हो, है ना, भारत में रहता हो, तभी हम उसको क्या देंगे? डोमिसाइल्स वाला स्टेटस दे देंगे हम उसको, कि भाई ये इंडिया के अंदर रहने वाला बंदा है और इसको नागरिकता दे दो। तो डोमिसाइल ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 6 में क्या कहता है? अब देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान से भी तो भारत आए थे, तो उन लोगों की बात करता है आर्टिकल 6, मतलब माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान किसकी बात करता है? एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 को ही ये बात बोली जा रही थी, ठीक है। अब देखो उनके लिए क्या कहता है वो कहता है कि जो बंदा पाकिस्तान से इंडिया आया है, ठीक है, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, देश आज़ाद हुए 1 साल हो चुका है, तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट ट्रीट करेंगे और उसको नागरिकता दे देंगे। बट वो कह रहे हैं कि अगर वो इसके बाद आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, ठीक है, तो भाई उसको पहले 6 महीने इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा और तब उसके बाद उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, नागरिकता को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, मतलब नेचुरलाइजेशन कराना पड़ेगा। अब आर्टिकल 6 देखो आर्टिकल 5 में क्या कहता है? यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भाग के बंदा इंडिया आया था, है ना। अब वो कह रहा है इसके अंदर दूसरी कंडीशन, पहले बंदा इंडिया में था, फिर वो पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आया, तो रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान है ना। अब इसके लिए भी उन्होंने डेट रखी है। उसके लिए क्या डेट रखी है? 1 मार्च 1947। अब देखो ये डेट हमने क्यों रखी थी? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज़ादी जब तक चर्चे में भी नहीं थी कि भाई हमें आज़ादी मिल रही है, तो हो सकता है कि बंदा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया हो, पर जब आज़ादी मिल गई तो वो वापस आना चाह रहा हो, तो इसके लिए रखी थी 1 मार्च 1947। अगर इससे पहले, सॉरी इसके बाद, आफ्टर है, अगर इसके बाद वो पाकिस्तान गया था, है ना, माइग्रेट आफ्टर टू पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे तो मार्च चल रहा है, हमें आज़ादी मिली थी अगस्त को, तो अगर वो मार्च के बाद गया है पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया आता है
है ना। तो इसका मतलब जब मार्च के अंदर अगर देखोगे तो मई जून में तो डिक्लेयर ही होने लगी थी कि हमें आज़ादी मिल रही है, तो इसका मतलब उस बंदे को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि देश आज़ाद हो रहा है। तभी उन्होंने कहा था कि मार्च के बाद वो बंदा अगर आ रहा है 1947 में और इंडिया के अंदर वो 6 महीने रहता है, तब वो रजिस्टर करा सकता है। तो पहले में तो बंदा सीधा कहाँ था, पाकिस्तान से आ रहा है, दूसरे में इंडिया से पाकिस्तान गया था वो, ठीक है। पर वो इंडिया से पाकिस्तान कब गया था, 1 मार्च 1947 के बाद गया था वो, मतलब मार्च के बाद गया था और वापस आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 8 क्या कहता है, इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब देखो अब तो ये इंडिया पाकिस्तान की बात चल रही थी, पर उस टाइम पे ऐसा होगा कि भारत के कुछ बंदे, सपोज करो कि यहाँ थाईलैंड रह रहे होंगे, कुछ बंदे यूएसए में रह रहे होंगे ना, तो ये इंडियन ओरिजिन थे जो आउटसाइड इंडिया रह रहे थे, वो इंडिया आ जाए और उनको हम रजिस्टर करा देंगे। तो उनकी बात करता है आर्टिकल 8, किसकी बात करता है, आउट जो इंडियन ओरिजिन है रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के वो अदरवाइज किसी कंट्री में रह रहे थे, उनको नागरिकता देने की बात करता है। अब देखो आर्टिकल 9 क्या कहता है। अब आर्टिकल 9 कहता है आपकी जो नागरिकता है वो छिन जाएगी। कब छिन जाएगी, अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हो, ठीक है। अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हो आपकी सिटीजनशिप छिन जाएगी। ये समझ में आ गया, ठीक है। आर्टिकल 10 पे आते हैं। आर्टिकल 10 पावर देता है पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट को भी नहीं, वो कहता है कि जो उस टाइम पे लॉ होगा, ठीक है। जैसे हमने कई बार लॉ बनाए थे 1955, 57, 85, ये सब सिटीजनशिप एक्ट है। तो जो लॉ होगा उसके हिसाब से आपकी नागरिकता चलती रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी ना, एज पर लॉ। पर आर्टिकल 11 में कहिए कि लॉ बनाने की पावर किसकी है, लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट किसके लिए कानून बना सकती है, कि नागरिकता कैसे मिलेगी और नागरिकता कैसे ख़त्म होगी, दोनों के लिए ही हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या बना सकती है, कानून। उसके अलावा अभी तक हमने जो अमेंडमेंट करे हैं कि नागरिकता कैसे लेनी है कैसे छीनेगी, कई बार कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जिसमें से ये वाले जो 3 अमेंडमेंट वो मेजर थे, तो 7 बार हमने अमेंड कर दिया है। अब देखो अब आती है हम कि सिटीजनशिप कैसे कैसे हम ले सकते हैं। पहले तो बाय बर्थ, कि आपका जन्म ही भारत के अंदर हो रहा है सिटीजनशिप के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि बॉर्न इन इंडिया। अब देखो कमेंसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे भी, 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हो गया। तो ये कह रहा है कि हमारे संविधान लागू होने के बाद अगर आप भारत के अंदर बॉर्न होते हो, ठीक है, अगर आप भारत के अंदर बॉर्न होते हो, अगर 1987 से पहले बॉर्न हो रहे हो, 1 जुलाई 1987 से पहले अगर बॉर्न हो रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी चेक करनी करी जाएगी। आपके पेरेंट्स किसी भी देश के बंदे हो, आपको बाय बर्थ हम कह देंगे भारत का नागरिक है ना। तो डेट याद रखो, डेट भी याद नहीं रहे तो याद रखो कि 1987 से पहले होना चाहिए। अब जो 1987 के बाद पैदा होंगे, तो जो 1987 के बाद पैदा होंगे उनके लिए लिखा गया कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियंस होने चाहिए, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज इंडियन, ठीक है। फिर एक और डेट रखी गई थी 2004 के अंदर जब अमेंडमेंट हुआ था। देखो ये अमेंडमेंट यहीं से आ रहे हैं, 1986 से हुआ था तो 1987 में भी होना था, 2003 में हुआ था तो 2004 की डेट रखी गई थी, है ना। तो उन्होंने रखी थी कि आपकी 3 दिसंबर 2004 के बाद आप तभी सिटीजनशिप माने जाओगे जब आपके दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, बाय बर्थ ही, बाय बर्थ तो नहीं बट सिटीजन बोल सकते हो, इंडिया के सिटीजन। तो हम सब अगर हम देखे जाए तो हम या तो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आज की डेट में, या इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम अगर मान के चलो कुछ बंदे होंगे जो 2004 से पहले पैदा हुए होंगे, तो उनमें से किसी एक पेरेंट्स उनका इंडियन था उस टाइम पे, तो हमको भी बाय बर्थ क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता। और अगर 2004 के बाद जो हो रहे हैं तो हम दोनों जैसे पति पत्नी होते हैं वो भारत के नागरिक हैं, उनके बच्चे भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा था बोथ ऑफ पेरेंट्स आर इंडियंस, और उनमें से एक जो पेरेंट्स है, ठीक है, 1 पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, सारी कंडीशंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेट रखी गई थी, है ना। तो स्टार्टिंग में तो चाहे आपके पेरेंट्स कुछ कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स की नेशनलिटी, अगर आप इससे पहले पैदा हो जाते हो 1987 से 1 जुलाई, तो आप भारत के नागरिक हो। फिर उन्होंने डेट रखी अगर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक पैदा होते हो तो आपका कोई एक पेरेंट्स क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, इंडियन नेशनल लिस्ट या इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। उसके बाद रखा गया कि आपका एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना होना चाहिए, है ना। वरना आपको अगर आपका दूसरी माता पिता में से कोई एक इलीगल इमिग्रेंट है तो आपको बाय बर्थ नागरिकता नहीं मिलती है, बात ध्यान रखना। अब देखो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ होते हैं, एम्बेसडर वगैरह होते हैं, या जो एनिमी एलियंस होते हैं, उनको ऐसे हम नागरिकता नहीं देते, वो नागरिकता उनको दी नहीं जाती, क्योंकि
क्राइटेरिया हमारा है कि जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं फॉरेन्स और जो हमारे एनिमी एलियंस होते हैं उनको हम सिटीजनशिप का दर्जा नहीं देते, क्योंकि यार वो तो भारत में बहुत लंबे समय से रह रहे होंगे, वरना उनको तो ऐसी मिल जाती, तो उनको हम नहीं देते। फिर आता है बाय डिसेंट। अब देखो बाय डिसेंट मतलब अगर आप आउटसाइड इंडिया पैदा हो जाते हो, ठीक है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उस टाइम पे जब आप पैदा हुए थे, आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियंस था, ठीक है, तो आप बाय डिसेंट हो जाते हो ना कि भाई मेरे पूर्वज जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे सिटीजनशिप थे, उनके पास सिटीजनशिप थी, तो मैं भी सिटीजन हूँ। फिर 2004 के बाद इन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई बंदा बाहर पैदा होता है, तो अगर वो बाहर भी रह रहा होगा उस टाइम पे, तो उसको रजिस्टर करा दो आप बाहर के बाहर ही 1 साल के अंदर, है ना। अब देखो जैसे सपोज करो हमारा कोई बंदा अमेरिका में पैदा हो रहा है, तो अमेरिका में भारत के एम्बेसडर्स होंगे, तो आप उनके पास जाइए, भारत के एम्बेसडर्स के पास, जो भी वहाँ अथॉरिटी होगी उनके पास जाकर रजिस्टर करा दो कि भाई हम तो भारत के नागरिक है, हमारा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, तो वो आपको रजिस्टर कर देंगे, तो बाय डिसेंट आप नागरिक बन जाओगे। फिर बाय रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम। तो बाय रजिस्ट्रेशन वो कहते हैं कि अगर वो 7 साल तक से भारत में रह रहा हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 7 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक है, आप जब रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। या फिर कोई माइनर चाइल्ड, ठीक है, जिसके पेरेंट्स इंडियंस थे, मतलब जो माइनर्स होते हैं 18 साल से नीचे के होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स वो होते हैं इंडियन सिटीजनशिप होती है, तो माइनर चाइल्ड को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन, पति पत्नी में मिलती है बाय रजिस्ट्रेशन, ये हमको पता है, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो बाहर रह रहा होगा किसी देश में, वो भी इंडिया में आके वापस से रजिस्टर करा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ऑर्डनरी रेजिडेंस है, ठीक है, एक तो हो गया वो 7 साल वाला क्राइटेरिया, उसके साथ जब आप एप्लीकेशन डालोगे उससे 1 साल पहले तक भी आप लगातार भारत में रहने होने चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली आप इंडिया में रहते होने चाहिए, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, अब देखो बाय नेचुरलाइजेशन का एक सर्टिफिकेट मिलता है, हमने देखा था ना एक्वायर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, और ये उन्हीं को देती है सरकार, ठीक है, जहाँ इंडियंस जैसे इंडियन जो होंगे अगर वो बाहर की नागरिकता लेते होंगे उनको भी अगर वो सर्टिफिकेट मिलता होगा नेचुरलाइजेशन का तब मिल दिया जाता है, ठीक है। तो ये कब दिया जाता है, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व कर रहे होंगे, है ना, और उसके बाद आप 11 साल इंडिया में रह चुके होंगे। तो कोई बंदा इंडिया में सर्व कर रहा है इंडियन सरकार के लिए, बाहर का कोई बंदा इंडियन सरकार के लिए जॉब करता हो, इंडियन सरकार में कोई ना कोई सर्विस देता हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और वो भारत में 11 साल से रहता हो, और उसके अलावा 1 साल पहले कंटिन्यूसली रहता हो एप्लीकेशन से, तब हम उसको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि तन मन धन से भारत के साथ है। फिर आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब देखो ऐसा भी होता है कि भारत कई बार किसी देश को एक्वायर कर ले, जैसे सपोज करो इन फ्यूचर भारत बांग्लादेश को एक्वायर कर ले, तो वहाँ के जो बंदे होंगे वो कहाँ जाएंगे। अब देखो हर बंदे को नागरिकता नहीं दी जाती, सरकार डिसाइड करती है कि जो हमने टेरिटरी एक्वायर करी है, जो हमने बाहर की किसी ज़मीन को कब्जे में लिया है, ख़रीदा है, कैसे भी हमने लिया है, उसके किन किन बंदों को नागरिकता देनी है वो सरकार तय करती है। तो इसमें याद रखना कि ऑल मेंबर्स को नहीं दी जाती, डिसाइड किया जाता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब किसी बाहर की ज़मीन को हम अपने हिस्से में ले लेते हैं, तो वहाँ उन जो रहने वाले लोगों में से किन किन को सदस्यता देनी है ये भी हम सरकार तय करती है। अब ये तो हो गया कि नागरिकता कैसे मिलती है। अब नागरिकता के कई तरीका थे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये सारे तरीके थे। लॉस तो छीनती भी होगी। तो सबसे पहले रिनंशिएशन, मतलब आप अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ रहे हो, वॉलंटरी सरेंडर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि आप किसी और देश की नागरिकता ले रहे हो। तो आपने किसी और देश की नागरिकता ली और भारत सरकार को कहा कि भाई मैं आज से अमेरिका का रेजिडेंट हूँ, आप अपनी नागरिकता अपने पास रख लीजिए। तो वॉलंटरी हो गया रिनंशिएशन। उसके अलावा टर्मिनेशन मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही सरकार को पता चलेगा कि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, आपकी भारत की नागरिकता को तुरंत खत्म कर देगी, वो हो जाएगा टर्मिनेशन। फिर आता है डेप्रीवेशन मतलब होता है कि सरकार फोर्सफुली आपकी जो नागरिकता है उसको ख़त्म कर देती है। और वो सरकार ऐसा क्यों करती है? जब सरकार को ये लगता है कि आपने जो नागरिकता ली है वो फ्रॉड से ली है, मिस रिप्रेजेंटेशन करा है डॉक्यूमेंट का, आप हमारे संविधान के खिलाफ वफादार नहीं हो, है ना, संविधान की बुराइयाँ करते हो। उसके अलावा जो वॉर होते हैं, वॉर में आप शत्रुओं का साथ देते हो, या फिर जब आपने रजिस्ट्रेशन से नागरिकता ली थी, ठीक है, 5 साल के अंदर ही, जैसे आपने सपोज करो कि 2020 में नागरिकता ली, तो 2025 से पहले अगर आप 2 साल की आपको जेल हो जाती है, तब भी आपकी नागरिकता सरकार छीन लेती है फोर्सफुली, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो भारत में तो ड्यूल सिटीजनशिप चलती नहीं,
क्योंकि भारत ने कौन सा मॉडल लिया है, कनाडा का, सिंगल सिटीजनशिप वाला। चाहे आप इंडिया के मेंबर हो, चाहे हरियाणा यूपी कहीं हो, एक ही नागरिकता होती है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये डबल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है, अब देखो ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है कि इसमें नाम तो सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, बट एक्चुअली सिटीजन नहीं है। ये एक तरीका की फैसिलिटी है जो हमारे बाहर बंदे रहते हैं, है ना, जो इंडियन ओरिजिन के बंदे होंगे। इंडियन ओरिजिन मतलब उनके माता पिता कभी इंडियन रहे होंगे, तो उनको एक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड से होता है कि उनको वीज़ा फ्री टाइप क्या बोले तो लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है, कि जब भी वो इंडिया में आएंगे तो उनको बार बार वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास OCI कार्ड है, उनका इंडिया का वीज़ा लग जाएगा, इंडिया में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लो, घूमने आओ, कुछ ही करो, है ना। पर इसका मतलब नहीं कि इंडिया के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटी, टूरिज्म इनके लिए है। तो मतलब ना तो उनको आर्टिकल 16 मिलेगा कि सरकारी एग्जाम में बैठ के सरकारी जॉब ले ली, ना उनको वोटिंग राइट मिलेगी, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक तरीका से ऑर्डनरी रेजिडेंसी होती है, बट इनको बार बार वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ायदा क्या है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है इनको, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू।